10 या 15 मिनट का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको केवल इस पाठ का सामान्य परिचय करवाया जाएगा कि इस पाठ का शुरुआत कैसे करना है और क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय है, इसका पहला पाठ है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन यानी कि फसल का उत्पादन कैसे करोगे, इसका प्रबंधन कैसे करोगे। प्रबंधन करेंगे कृषि की विभिन्न पद्धतियों से। जो कृषि के क्षेत्र में रहते हैं, जो कृषि क्षेत्र में जो रहते हैं, जो किसान, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो विषय है विज्ञान, इसका अध्याय पहला हम शुरुआत कर रहे हैं आज, जिसमें ये अब रूटीन रेगुलर ही इस क्लास के इस क्लास 8वीं क्लास के जो जितने भी वीडियो हैं वो सारे अपलोड हो जाएंगे। पूरी किताब के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। जो आपके सिलेबस में है वो तो अपलोड होगा ही, लेकिन उसके साथ में ही पूरा कंटेंट भी अपलोड हो जाएगा। तो देखो, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्मावकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए और उनके चाचा एक किसान है और उनके चाचा एक क्या है, किसान है। पहली और बूझो के जो चाचा है ना, वो एक किसान है। और एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी है, दराती है, बलेचा है, हल है। ये सारे कृषि के क्या है, औजार हैं। फिर क्या कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ, बूझो और पहली कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ या जानने चाहती हूँ कि ये जो औजार है, इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए ये जितने भी औजार होते हैं वो तो सब नए होते हैं। तो उनको जानने के लिए इस चैनल पर जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा, तो सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद में या फिर ये पाठ कंप्लीट होगा, पाठ कंप्लीट होने के बाद में विभिन्न प्रकार के औजार और औजारों से संबंधित जितने भी औजार होते हैं कृषि से संबंधित, वो सारे औजार आपको एक साथ एक एक करके समझाया जाएगा कि कौन सा औजार किस काम आता है। तो आप पढ़ चुके हैं सजीव, सभी आप 6वीं और 7वीं के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 6 और कक्षा 7 में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि सजीवों को, सभी जो सजीव होते हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या बना सकते हैं, स्वयं बनाते हैं। और यदि इसका पहला वीडियो, कक्षा 7 का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, स्वपोषी है। अर्थात मतलब वो अपना पोषण स्वयं करते हैं, मतलब स्वपोषण। और जो स्वपोषण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हमारे जो पौधे होते हैं वो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। और मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सारे भी सजीव हैं, वो सभी क्या है, सभी जो सजीव यानी कि जंतु होते हैं जो विचरण करते हैं, वो सभी अपना भोजन क्या बनाने में क्या है, असक्षम है, असमर्थ होते हैं। जो जंतु भोजन का स्रोत क्या है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, तो जो जंतु होते हैं उनके भोजन का स्रोत क्या है। तो आओ जानते हैं भोजन का स्रोत। अगर जंतुओं के भोजन के स्रोत के विषय में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कक्षा 6 और कक्षा 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर जानकारी नहीं है तो आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास का हर एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पढ़ना मन लगा के है, और जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख के उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। और हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। मतलब मनुष्य जो है, जो मनुष्य है वो मनुष्य क्या करता है, अपना भोजन क्या करता है, सजीवों से भी प्राप्त करता है और जंतुओं से भी प्राप्त करता है और पेड़ पौधों से भी प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य को कह सकते हो कि वो स्वपोषी नहीं है। मतलब क्या है, तो वो परपोषी है। मनुष्य एक प्रकार का क्या है, परपोषी है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता तो होती है। अभी देखो ये कमेंट बॉक्स, ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश में
देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं? तो किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं? तो ऐसे ही उपलब्ध कराएंगे। क्यों उपलब्ध कराएंगे? क्योंकि भारत जो एक देश है ना, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। मतलब भारत के अंदर सबसे अधिक कृषि की जाती है और अधिक जनसंख्या 80% जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है और 20% जनसंख्या वो शहरों में और बाकी सब कृषि के ऊपर निर्भर है। तो देखो आगे, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। देखो भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो भारत की जनसंख्या बढ़ने के साथ में खाने के लिए भी तो चीज़ें भी बढ़ेगी ना, तो उनका उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन एवं उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अगर मान लो आप सही तरीके से किसी को भोजन करवाना चाहते हो या बड़ी जनसंख्या है तो उनको भोजन कैसे करवाएं, तो उनके लिए आपको एक पैमाना बनाना पड़ेगा। एक पैमाना मतलब निर्धारित कि कौन कितनी रोटी खाता है और उस हिसाब से आपको उसका वितरण भी करना है। और उस वितरण के साथ वितरण करोगे उससे पहले आपको उसका नियमित तौर पर उसका उत्पादन, हर साल उसका उत्पादन भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर समय रहते अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर उसका वितरण और नियमित उत्पादन यदि नहीं होता है, तो जब नियमित उत्पादन नहीं होगा और यदि नियमित उत्पादन तो होता है लेकिन वितरण सही नहीं होता है तो भी समस्या पैदा हो सकती है। और यदि वितरण सही हो रहा है तो और उत्पादन सही नहीं हो रहा है तो भी समस्या पैदा होती है। लेकिन दोनों में समायोजन होना जरूरी है कि नियमित हर साल उत्पादन भी जरूरी है और उसके साथ में नियमित वितरण भी जरूरी है। कृषि की पद्धतियाँ, अब देखो जो कृषि है इनके क्षेत्र में पद्धतियाँ कौन कौन सी है? लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब होता है एक जगह नहीं रहते थे, वो घुमंतु। आज जैसे मान लो ये 4 खेत है, जैसे एक खेत ये है, दूसरा खेत ये है और तीसरा खेत ये है। पहले इस खेत में खेती की, फिर वापस यहाँ खेती की, फिर वापस यहाँ खेती की, फिर वापस यहाँ आए, फिर वापस यहाँ। इस तरह से मनुष्य एक प्रकार का क्या है? घुमंतु। एक प्रकार का कैसा प्राणी है? घुमंतु है। मतलब वो एक जगह पे रह के खेती नहीं करते। आज से 10,000 वर्ष पूर्व पहले खेती एक जगह रहकर नहीं कर, लेकिन वर्तमान में क्या है कि सभी ने अपना अपना स्थायित्व बना लिया है और वो अपनी एक ही जगह पर रहकर वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। देखो आगे, एक ही जगह पर रहकर खेती करते हैं और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया और कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके और इसी प्रकार कृषि का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। पहले मनुष्य था, वो पहले जो मनुष्य थे आज से 10,000 वर्ष जो पहले मनुष्य था, उस मनुष्य के पास कृषि के बारे विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तो अपना भोजन कैसे बनाते थे? वो कच्चे फलों को खाते थे, पक्के फल भी नहीं खाते थे, कच्चे फल खाते थे। उनको पता ही नहीं था कि हमें इनको पकाकर खाना है, वो तो जैसे थे वैसे खा लेते थे। और जब भोजन करना था तो वो जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, तो समय में परिवर्तन के साथ साथ वो खेती करना प्रारंभ किए। और खेती करना प्रारंभ में सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ से की? पहले चावल बोया, फिर क्या बोया? गेहूं बोया एवं अन्य फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया। अन्य फसलों की उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या किया? उन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रकार कृषि का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अब देखो यहाँ पर फसल की परिभाषा दी हुई है। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे मान लो ये मेरा खेत है या फिर आपका खेत है, इस पूरे खेत के अंदर अगर मान लो एक ही पौधा उगाया, जैसे मान लो गेहूँ है तो इस यहाँ पर केवल गेहूँ ही उगाया है। यहाँ पर यदि मान लो चावल है तो चावल ही उगाया है। तो इसका मतलब बड़े पैमाने पर किसी एक ही फसल का उत्पादन करना, क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। तो परिभाषा आपको समझ में आई। जब एक ही किस्म का पौधा, अगर आप चावल बो रहे हो तो चावल ही बोओगे, अगर सरसों बो रहे हो तो सरसों, अगर 1 बीघे में सरसों बोया है तो 1 बीघे में सरसों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या है? फसल है। फसल है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या होंगे? गेहूं के होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पौधे अगर मान ले गेहूं के उगा रहे हो तो गेहूं के ही होंगे, अगर मान लो आपने सरसों बो रहे हो तो सरसों ही होंगे, अगर ग्वार बो रहे हो तो ग्वार ही होगा। इस प्रकार से ज्वार बो रहे हो तो ज्वार ही होगा, मूंग बो रहे हो तो मूंग ही होंगे, मूंग के अलावा उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो फसल होगी उसको क्या कहेंगे?
इस प्रकार जो फसल होगी उसको क्या कहेंगे, जो पौधे खड़े होंगे उनको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है और फसलें जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। इसके अंदर अन्न अलग आता है, सब्जियां अलग आती है और फल अलग आता है। और जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखो, ये फसलें अन्न हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सभी के उगाने के लिए 3 ऋतुएँ होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है शीत ऋतु और एक होती है भाई, एक तो होगी ग्रीष्म ऋतु, एक होगी शीत ऋतु और एक कौन सी होगी, वर्षा ऋतु। इन 3 ऋतुओं के अंदर बोने वाले जो फसल होते हैं, फसलें होती है, जो फल होते हैं और सब्जियां होती है, वो सभी क्या होते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग तौर पर उनको उगाए जाते हैं। उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और भारत एक विशाल कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है, विशाल कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ताप है, आर्द्रता है जैसी आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। भारत एक मानो विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण ये एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान। और भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर ताप भी मिलता है, ताप हर जगह पे। भारत के अंदर हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर राज्य के अंदर तापमान आपको अलग देखने को मिलेगा। कहीं पर अधिक गर्मी मिलेगी तो कहीं पर ठंड अधिक मिलेगी तो कहीं मध्यम तापमान मिलेगा आपको। तो फिर हम देख सकते हैं कि भारत एक विशाल तापांतरण वाला भी देश है, विशाल तापांतर वाला भी देश है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इस विविधता को आधार पर भी फसलों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। लेकिन इसके अलावा एक और फसल होती है जो कौन सी होती है, जायद की। कौन सी होती है, जायद की फसल। कौन सी होती है, जायद की फसल, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर उगाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो वो आसानी से समझ सकता है। हाँ, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा यूँ समझाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो देखो, खरीफ की फसलें मोटे तौर पर जो फसलें हैं वो कितने प्रकार बांटी गई हैं, 2। खरीफ की फसल क्या होती है, ये वह फसल है जिसमें वर्षा ऋतु आती है। जैसे अभी चल रही है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, जैसे जून जुलाई का महीना है, वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, तो ऐसे खरीफ की फसल कहते हैं। अभी जो बोओगे ना उसको खरीफ की फसल कहेंगे। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है। जून महीने में वर्षा आती है और सितंबर के अंदर वर्षा चली जाती है, सितंबर तक रहती है। और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसलों के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, खरीफ की फसलों के उदाहरण है। अब रबी की फसल शीत ऋतु और सितंबर के बाद, सितंबर में ये जो खरीफ की फसल बोएंगे ना, इनके जो पौधे होंगे उनको काट देंगे और काटने के बाद अपन क्या कहेंगे कि शीत ऋतु यानी कि ठंडी ऋतु आएगी। तो उसके अंदर अक्टूबर और नवंबर के मध्य में इन फसलों को बोएंगे और वो मार्च और अप्रैल के मध्य तक चलेगी। अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। और गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी और रबी के उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण किसके हैं, रबी के हैं। तो जैसे बाजरा है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है और ये ज्वार है, ये सारे कौन से, जायद की। कौन से हैं, जायद की। तरबूज है, खरबूज है, ये सब जायद के उदाहरण हैं, जायद की फसल के उदाहरण है, अगर आपको पता नहीं है तो। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु के अंदर उगाई जाती है। अब इसके बाद हम जो आधारीय फसलें की जो पद्धतियां हैं, ये जो पद्धतियां 7 प्रकार की, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना और सिंचाई करना और खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, इनके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर आज अपन ने पढ़ा है फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार पढ़े। और मुख्य रूप से जो फसलों को 2 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, एक है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो आती है जून से सितंबर महीने तक, और शीत की जो फसल आती है वो आती है अक्टूबर से मार्च के महीने तक, और जो दूसरी जो जायद की फसल होती है वो मार्च से जून के मध्य की आती है। तो धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये किसके उदाहरण हो गए, खरीफ की फसलों के। रबी की फसलों की कौन कौन सी हो गई, गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी और रबी की फसलों के उदाहरण है। इसके अलावा और भी फसलें इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। इस तरह से आप क्लास को रेगुलर अटेंड करोगे तो समझने में कोई आसान नहीं रहेगी, लेकिन हाँ आपको कंटिन्यू क्लास को
लेना पड़ेगा। यदि आप कंटिन्यू क्लास को ले रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू नहीं ले रहे हो तो क्लास लेना भी मत, क्योंकि कंटिन्यू नहीं लेते हो तो लेने का कोई क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हो कि हमें फ़ायदा मिले तो कंटिन्यू क्लास को बच्चों को दीजिए और वो बच्चे कंटिन्यू क्लास को अटेंड करेंगे, तब जाके हाँ, एक बात मैं विशेष बात आपको बता देता हूँ। अगर विद्यार्थी बिना फालतू फ़ोन देखता है, बिना वजह के वीडियो देखता है, तो बिना वजह के वीडियो उनको मत दिखाएं। और रही बात है उनके क्लास की, तो उनकी क्लास अब रेगुलर चलेगी। अब ऑफलाइन तो हो सकता है कि स्कूलें खुलेगी तब चलेगी, लेकिन ऑनलाइन अब शुरू हो चुकी है विज्ञान की क्लास। तो विज्ञान के अंदर आपको बेझिझक बेधड़क से आपको पढ़ना है। तब तक के लिए कल तक अगली क्लास को फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।